आप और मैं चलिए कंचा खेलते हैं। कंचा मतलब मार्बल। देखिए यहां पर एक होल है। हमारा टारगेट यही है कि इस लाल लाइन से पहले यहां से हमें मार्बल को थ्रो करना है और इस होल में उस मार्बल को डालना है। चलिए फॉर एग्जांपल आपने शुरू किया और आपने मार्बल को थ्रो किया, आपने जस्ट मिस कर दिया इस होल को। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब मेरा चांस है। मैंने क्या किया, मैंने 4 मार्बल को एक साथ हाथ में लिया और चारों को एक साथ फेंका। लकीली एक मार्बल अंदर चला गया और मैं कहने लगा मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। क्या आप मानेंगे कि मैं जीत गया? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे अरिजीत बेईमानी मत करो। क्या मैंने सही में बेईमानी किया है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैंने यहां पर बेईमानी किया है। इस बेईमानी के पीछे के कारण, दैट मीन ये बेईमानी क्यों है, अगर इसे आप समझ जाएंगे तो ये आपको बड़े ईमानदारी से 2 चीजें सिखा सकता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। चलिए देखते हैं यहां पर मैंने बेईमानी कैसे किया है। अगर मैं एक मार्बल को थ्रो करता हूं तो उसका अंदर जाने का एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी चांस का ही एक वर्ड है, चांस के लिए एक मैथमेटिकल टर्म है। तो उसके अंदर जाने का, एक मार्बल के अंदर जाने का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चांस है, दैट मीन एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी है। जब मैं 4 मार्बल्स को एक साथ थ्रो कर रहा हूं तो मैं उस प्रोबेबिलिटी को, मार्बल के अंदर जाने के प्रोबेबिलिटी को लगभग 4 गुना बढ़ा रहा हूं। भले मेरे एबिलिटी में इंक्रीमेंट ना हो, भले मैं एबल ना हूं, मेरी एबिलिटी कम हो, लेकिन मार्बल के अंदर जाने का प्रोबेबिलिटी, चांस, ये बढ़ जाता है जब मैं बहुत सारा मार्बल्स एक साथ फेंकता हूं। चलिए ऐसा ही कुछ और सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं ताकि हम डिफ्यूजन को और ऑस्मोसिस को समझ सके। चलिए क्या करते हैं, ये एक बक्सा जैसा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक पार्टिकल है। इस बक्से में यहां पर एक छेद है, यहां से पार्टिकल बाहर जा सकता है। आपको क्या करना है, आपका आंख बंद है, बंद आंखों से इस पार्टिकल को आपको रैंडम डायरेक्शन में थ्रो करना है। आपको नहीं पता कि छेद कहां पर है, होल कहां पर है, आपको रैंडम डायरेक्शन में इसे थ्रो करना है। आपने इसे थ्रो कर दिया, ऐसा ये घूमते हुए एक जगह पे जाके रुक गया। अब क्या होता है, ऐसा ही बॉक्स है, यहां पर अब एक पार्टिकल नहीं बल्कि 3 पार्टिकल्स हैं। आप आएंगे, तीनों पार्टिकल्स को एक साथ रैंडम डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। तो आपने इस तरह से रैंडम डायरेक्शन में इसे थ्रो कर दिया। चूंकि यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो पार्टिकल के बाहर जाने का प्रोबेबिलिटी इस केस में ज्यादा है। अगर 10 बार इस केस में, पहले केस में अगर 10 बार आप इस पार्टिकल को थ्रो करें तो शायद एक बार ये बाहर निकल जाए। लेकिन जब 3 पार्टिकल्स को आप एक साथ थ्रो करेंगे और 10 बार थ्रो करेंगे तो शायद 3 बार ये बाहर निकल जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है। ज्यादा पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर घूम रहा है तो उसमें से कोई ना कोई एक बाहर निकल ही सकता है, तो यहां बाहर निकलने का चांस ज्यादा है। चलिए इसी चीज को एक और तरीके से समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और उसके बीच में देते हैं एक पार्टीशन। ऐसा पार्टीशन है, ये पूरा का पूरा बॉक्स है, इसमें एक पार्टीशन है और उस पार्टीशन में एक होल है। अब क्या है, इस चेंबर में, इधर वाले चेंबर में कुछ पार्टिकल्स रखा गया, 2 पार्टिकल्स, और इधर वाले चेंबर में काफी ज्यादा पार्टिकल्स हैं। सबको रैंडम डायरेक्शन में मूव करवाया गया। तो ये इधर उधर मूव कर रहा है, दीवार से टकरा रहा, वापस आ रहा, फिर टकरा रहा, ऐसे मूव कर रहा है। और ये सब भी रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर रहा है। तो अब तक जो आपने सीखा उस नॉलेज के हिसाब से आप सोचे कि क्या ये लेफ्ट साइड के चेंबर का जो पार्टिकल्स है उसका राइट साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर राइट साइड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें से किसी का लेफ्ट साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो इन पार्टिकल्स का इधर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इनका इधर जाने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो थोड़ी देर बाद आप ये पाएंगे कि इस चेंबर का एक पार्टिकल इस चेंबर में आ गया, क्योंकि सारे पार्टिकल्स मूव कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है। तो कुछ देर बाद हम ये पाएंगे इधर से एक पार्टिकल इधर आ गया।
थोड़ी और देर बाद आप ये पाएंगे, अब भी देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। कुछ और देर बाद आप ये पाएंगे कि शायद यहाँ से एक और पार्टिकल इधर आ जाए। तो ऐसा ये चलते रहेगा। चलते 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 हो सकता है आपको ये दिखे कि इधर का एक पार्टिकल भले ही इधर चला गया हो, लेकिन इधर से राइट साइड से ज़्यादा अमाउंट में पार्टिकल लेफ्ट साइड में आ रहा है। हमने शुरुआत कहाँ से किया था? सारे ब्लू बॉल्स इधर थे और सारे रेड बॉल्स जो है इधर था। अब अंततः हम कहाँ पर पहुँचे? सिचुएशन देखें, चूंकि इनका इधर जाने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, राइट साइड वाले का लेफ्ट साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल इधर आ गया। और चूंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसीलिए बहुत कम पार्टिकल, एक ही पार्टिकल, इस एग्जाम्पल के हिसाब से एक ही पार्टिकल इधर पहुँच पाया। और आप सोचें कि ये जो मूवमेंट है इधर से उधर जाने का, ये मूवमेंट कब तक चल सकता है? ये एक्सचेंज कब तक चल सकता है? जब तक कि पार्टिकल के नंबर में, या फिर कहें पार्टिकल का जो कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन में जब तक डिफरेंस रहेगा, तब तक पार्टिकल ज्यादा कंसेंट्रेशन वाले रीजन से कम कंसेंट्रेशन वाले रीजन में पहुंचते रहेगा। अब सिचुएशन को थोड़ा बदलते हैं। कैसा सिचुएशन बनाते हैं? यहां पर मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं। मान ले कि ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये पार्टीशन है, पार्टीशन में एक छेद है, तो 2 चैम्बर्स बन गया। इस चैम्बर में कम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है और इस चैम्बर में ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। इस चीज़ को एक बार हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिचुएशन बदलने वाला है, तो ये इनिशियल सिचुएशन है, उसे याद रखने के लिए यहाँ पर इसे कॉपी किया गया। कुछ देर बाद आप ये पाएंगे कि इधर से, चूंकि यहाँ कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इधर से कुछ मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएगा। तो ऐसा ये चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक कि इन दोनों चेम्बर्स में जो मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, उनका कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो अब कंसंट्रेशन सेम हो गया। अब इधर से इधर जाने का जितना प्रोबेबिलिटी है, इधर से इधर आने का भी उतना ही प्रोबेबिलिटी है। तो मे भी कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहाँ चला जाए, इधर वाला पार्टिकल इधर आ जाए, फिर ये इधर चला जाए, फिर ये इधर आ जाए। मतलब कि कंसंट्रेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से एक इधर जाएगा तो इधर से एक इधर आने का उतना ही प्रोबेबिलिटी है। तो कंसंट्रेशन में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने शुरुआत कहाँ से किया था? हमने शुरुआत किया था ऐसे सिचुएशन से। इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम था, इधर काफ़ी ज़्यादा था। हमने क्या पाया कि समय जितना पार होते गया, इनके रैंडम मोशन के कारण, इधर उधर का जो रैंडम मोशन है उसके कारण इधर से पार्टिकल का नेट मूवमेंट हो रहा इस डायरेक्शन में, और नेट मूवमेंट हुआ जिसके कारण अब दोनों ही चैम्बर्स में कंसंट्रेशन सेम हो गया। इस सिचुएशन को तो हम बड़े ही सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। तो हम सिंपली कहते हैं इस साइड का प्रेशर जो है, इस साइड का प्रेशर ज़्यादा है और इस साइड में प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस मूव करता है। तो इस तरह से हम सिंपली इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिचुएशन को यहाँ थोड़ा चेंज कर दूँ, कैसा कर दूँ कि मान ले कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दोनों चेम्बर्स में है। ये ब्लू कलर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मान ले ये सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, और रेड कलर के जो रिप्रेजेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए दोनों ही चेम्बर्स में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इधर प्रेशर ज़्यादा है उधर कम है। सो प्रेशर दोनों तरफ सेम है। लेकिन आप अभी कंसंट्रेट करें पहले तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे। सबसे पहले तो हम कॉपी कर लेते हैं इस सिचुएशन को यहाँ पर, क्योंकि सिचुएशन तो बदलने वाला है। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेट करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे। आप सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे ध्यान दें, नाइट्रोजन पे हम बाद में ध्यान देंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे जब हम ध्यान दे रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, रफ रिप्रेजेंटेशन है। मे बी 2 का मतलब 2 बिलियन या 2 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स हो, यहाँ पर 4 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स हो। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब आप बताइए इस सिचुएशन में किधर से मॉलिक्यूल का किधर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। हम सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं अभी।
तो इसका मतलब इनका जो रैंडम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इधर उधर जिग जैग मोशन जो हो रहा है, इसके कारण आप ये पाएंगे कि जो राइट साइड वाले चेंबर में मॉलिक्यूल्स है उनका लेफ्ट साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब थोड़ी देर बाद सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ से मॉलिक्यूल इधर पहुँच गया, क्योंकि इधर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम था, तो इधर से वो इधर पहुँच गया। कब तक? जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। अब आते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पे अभी कंसंट्रेट करें। अब आप देखिए यहाँ पर इस चैम्बर में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का नंबर ज़्यादा है, इस चैम्बर में नंबर कम है। तो अब क्या होने वाला है? कुछ देर बाद आप क्या पाएंगे कि इधर से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इधर फ्लो करेगा, नेट फ्लो होगा इधर। भले इधर से एक इधर चला जाए, लेकिन इधर से दो चला जाए शायद। तो नेट फ्लो जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वो इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ होगा। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा। अब पूरे सिचुएशन को एक साथ देखते हैं। हमने शुरुआत कहाँ से किया था कि इस चैम्बर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम था, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ज़्यादा था। इस चैम्बर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज़्यादा और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कम था। अंततः हम कहाँ पर पहुँचे कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का कंसंट्रेशन दोनों चैम्बर में बराबर हो गया। इसका मतलब कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इस चैम्बर से इस चैम्बर की तरफ फ्लो किया, अगर नेट फ्लो की बात करें, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इस चैम्बर से इस चैम्बर की तरफ फ्लो किया। तो हम ऐसे कह सकते हैं, चूंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा था, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन के जगह से कम कंसंट्रेशन वाले जगह में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्लो किया। और चूंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा था, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले रीजन से कम कंसंट्रेशन वाले रीजन में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फ्लो हुआ। तो यह हमेशा होता है। और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग दैट इज एटम्स, यहां पर एटम्स होगा, ये एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, किसी भी तरह की चीज का नेट मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जो एग्जांपल हमने यहां पर देखा था। अब देखिए, ये तो डिफ्यूजन हो गया। अब अगर यहां पर हम कोई सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां हमने यहां पर गैसेस पार्टिकल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया था, अगर उस जगह पे हम सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ इसी तरह का हमें बिहेवियर वहां भी दिखेगा, और तब हम उस मोशन को, उस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए, ऑस्मोसिस क्या है ये देख लेते हैं। इसके लिए हम एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में पानी भर दिया गया और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया गया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। वो अपने थ्रू कुछ चीज़ों को पास होने देता है और कुछ चीज़ों को पास होने नहीं देता है। लास्ट वीडियो में हमने इस पे बात किया था। और कुछ चीज़ों को वो धीरे धीरे पास होने देता है और कुछ चीज़ों को वो बड़े तेज़ी से पास होने देता है। अब देखिए, ये तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी का मॉलिक्यूल पास कर सकता है, भले ही धीरे धीरे पास हो, लेकिन पास वो कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ सल्यूट घोल देंगे। नमक एक सल्यूट होगा। सो नमक दोनों ही केस में हम घोल देंगे, दोनों ही चैम्बर में, इस चैम्बर में भी और इस चैम्बर में ही, दोनों ही चैम्बर में हम नमक घोल देंगे। इस चैम्बर में हम थोड़ा सा नमक घोलेंगे, बहुत ही कम अमाउंट में नमक डाल के घोल देंगे, और इस चैम्बर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नमक घोला गया। तो ये जो वाइट डॉट है, ये नमक को इंडिकेट कर रहा है, सल्यूट को इंडिकेट कर रहा है। वैसे नमक को जब पानी में घोल दिया जाता है तो वो टूट जाता है, आयंस में टूट जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इस केस में कम है और इस केस में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिसाइडेड होता है सल्यूट के अमाउंट से। तो यहाँ पर सल्यूट का अमाउंट कम है, तो हम कहेंगे यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है, दैट मीन लो कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन है। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है। अब देखने वाली बात यह है कि जब हम नमक घोलते हैं, किसी भी तरह का सल्यूट को किसी पोलर सॉल्वेंट में घोल देते हैं, यहाँ पर पानी सॉल्वेंट का काम कर रहा, पानी का मॉलिक्यूल पोलर होता है। तो जब भी हम किसी भी सल्यूट को
पोलर सॉल्वेंट में घोल देते हैं तो वो आयंस में टूट जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन में टूट जाता है, जैसे कि NaCl, सादा नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसे जैसे ही पानी में घोला जाता है ये Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है। सो ये दो तरह के आयंस में टूट जाता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब देखिए ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, खासकर जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो आयंस को बिल्कुल अलाउ नहीं करता है अपने से पास होने में, चार्ज्ड पार्टिकल को या बड़े पोलर मॉलिक्यूल्स को पार होने नहीं देता है, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल को पार होने देता है। मतलब यहाँ से ये जो वाइट डॉट्स जो कि आयंस को इंडिकेट कर रहा है, वाइट डॉट्स तो फ्लो नहीं कर सकता है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन पानी फ्लो कर सकता है। अब पानी जो फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा या इधर से इधर फ्लो करेगा, ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा पानी के कंसंट्रेशन पे कि किस साइड में पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जिधर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर से जिधर पानी का कंसंट्रेशन कम होगा उधर वो फ्लो करेगा। तो सिंपली यहां पर देखें, चूंकि यहां सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो यहां पर जो पानी है, पानी का कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ गया क्योंकि पानी यहां ज़्यादा अमाउंट में है, और यहां पर पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया क्योंकि यहां पर ज़्यादा सल्यूट है। तो ज़्यादा सल्यूट का मतलब तो कम पानी है, पानी का अमाउंट ऑब्वियसली कम हो गया। यहां पर पानी का कंसंट्रेशन कम है, इधर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले रीजन से कम कंसंट्रेशन वाले रीजन में पानी फ्लो करेगा। इधर से फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड पानी फ्लो करेगा और सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, यहाँ इस साइड में पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। इसे कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यहां पर किसका मूवमेंट हो रहा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा, क्योंकि सल्यूट मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो आयन के स्टेट में है। net movement of solvent molecules through a selectively permeable membrane, इसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यहां से सॉल्वेंट मूव कर रहा है, नेट मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इनटू अ रीजन ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली यहां पर सल्यूट का हायर कंसंट्रेशन है, तो सल्यूट के लोअर कंसंट्रेशन से सल्यूट के हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन में सॉल्वेंट मूव करेगा, विच, ये जो मूवमेंट है, विच टेंड्स टू इक्वलाइज द सल्यूट कंसंट्रेशन ऑन द टू साइड्स। ये मूवमेंट जो पानी का मूवमेंट है, ये कब तक होगा? ऑब्वियसली जब तक कि पानी का दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। पानी का कंसंट्रेशन तभी सेम हो सकता है दोनों तरफ जब कि सल्यूट का कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि विच, दैट मीन ये नेट मूवमेंट जो है ये क्या करता है, ये टेंड्स टू इक्वलाइज, ये इक्वल बनाने का कोशिश करता है, इक्वलाइज द सल्यूट कंसंट्रेशन ऑन द टू साइड्स। तो ये था ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।